हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक और क्वेश्चन बाइनरी सर्च पर, लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमारा एरे होगा उसमें हम एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। देखिए बाइनरी सर्च सॉर्टेड एरे में लगता है। सॉर्टेड एरे या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें हमारा एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड था, ठीक है। ये हमने एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में अगर यूजर से लिए थे तो असेंडिंग ऑर्डर में लिए थे। इस क्वेश्चन में हम यूजर से एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे और फिर उसमें हम देखते हैं बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर स्कैनर को इम्पोर्ट कर रखा है। टेस्ट नाम की क्लास बनी है मेन मेथड के अंदर, स्कैनर का इसी नाम का ऑब्जेक्ट है। अब हम वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल इंट तीन तो हमें चाहिए होते हैं। एक होता है स्टार्ट, इंटीजर टाइप का स्टार्ट, मिड और एक है एंड। ये तीन तो चाहिए हमें। एक है इंडेक्स, वो भी चाहिए होता है इंडेक्स स्टोर करने के लिए। उसको हम -1 से इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद एक एलिमेंट लेने के लिए नीचे बना देते हैं इंट, एक बना दिया EL, इसमें यूज़र से एलिमेंट लेंगे जो वो सर्च करना चाहता है। और एक और आखिरी n जो हमें बताएगा साइज़ ऑफ एरे, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें चाहिए एक एरे बनाना है जिसका साइज़ होगा n। इतने साइज़ का एरे बनाना है तो पहले यूज़र से हमें साइज़ लेना पड़ेगा इनपुट में। तो साइज़ लेने के लिए एक लाइन लिख देता हूँ, system.out.println, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंटर साइज़ ऑफ एरे, एंटर साइज़ ऑफ एरे। तो अभी यूज़र साइज़ देगा एरे का, तो उसे स्टोर करना है हमें n में। तो इसलिए मैंने लिखा n = sc.nextInt। नेक्स्ट इंट मेथड के यूज़ से हम एक इंटीजर वैल्यू यूज़र से इनपुट में लेंगे और उसे मैंने n में स्टोर कर दिया। तो n में मेरा साइज़ आ चुका है जितना बड़ा मेरे को एरे बनाना है। अब उतना बड़ा एरे बनाएंगे तो n साइज़ का एरे बनाने के लिए एरे बनाना है इंटीजर। तो लिखा इंट, नाम दे दिया a, इंट a = न्यू इंट। अब उसका साइज़ मेरे को देना है n, तो न्यू इंट के आगे हम ब्रैकेट में साइज़ लिखते हैं। तो अभी साइज़ n है तो n लिख दिया मैंने, ठीक है। तो जो भी यूज़र ने n की वैल्यू दी होगी उतने साइज़ का मेरा एक a नाम का एरे बन जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है। तो n की वैल्यू अगर 5 होगी तो 5 साइज़ का मतलब 5 उसको ब्लॉक मिल गए होंगे, ठीक है, मेमोरी में। और अगर ऐसी n की वैल्यू 10 होगी तो 10 ब्लॉक मिल जाएंगे मेमोरी में। ऑटोमेटिकली हमारा एरे उतना बड़ा बन जाएगा, ठीक है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और चलता जाएगा 1 2 इस तरीके से आगे। अब जो हमने एरे बनाया है उसमें हमें एलिमेंट इनपुट करवाने हैं, ठीक है। एरे बन गया है n साइज़ का, n साइज़ जितना भी होगा 0 से स्टार्ट हुआ होगा। अब n की वैल्यू जो भी होगी, हमें पता है आखिरी इंडेक्स उस साइज़ से एक नंबर कम होता है, तो आखिरी इंडेक्स होगा n-1। इतना बड़ा मेरा एरे बन गया, a नाम का एरे बन गया। बाय डिफ़ॉल्ट इसको जो इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इसको 0 मिल गई होंगी, लेकिन हमें तो वैल्यू यूज़र से लेनी है तो फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो पहले लिख देता हूँ एक लाइन, system.out.println एंटर एलिमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे तब देखते हैं कि क्या होगा, कैसे बाइनरी सर्च लगेगी। तो एंटर एलिमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एलिमेंट डालने तो फॉर लूप लगाना पड़ता है, एक बारी में तो डलता नहीं, फॉर लूप लगाना पड़ता है। इंट स्टार्टिंग कहाँ से करना है भैया, स्टार्टिंग पहले इंडेक्स से होती है जो हमेशा होता है 0, ठीक है। i <, आखिरी इंडेक्स तक चलेगा तो आखिरी इंडेक्स n-1 मतलब n से छोटा है एक नंबर, तो i < n लिखा, ठीक है। या आप i < = n-1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और यहाँ पर करा i++, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद जब लूप तो चल जाएगा, मतलब बारी बारी लूप इसमें आएगा। जितने हमारे इंडेक्स है उतनी बार लूप चल रहा है, तो उतनी बार चलेगा। तो हमें क्या करना है, उन इंडेक्स में वैल्यू डालनी है। तो हमें पता है इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो एरे के नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स के नंबर से रिप्रेजेंट होती है। कि 0 इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो A0 से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसी 1 वाले की A1 से। तो मतलब को मतलब इनमें वैल्यू डालनी है, तो मतलब मेरे को A0 में पहली बारी में A0 में वैल्यू डालनी है, अगली बार A1 में। तो इसको करने के लिए हम लिखते हैं AI, जर्नल फॉर्म में लिख दिया हमने AI। आई की वैल्यू एक बार 0 होगी जब लूप चलेगा, अगली बार 1 होगी, ऐसे चलता जाएगा। जितनी इसमें वैल्यू है हर एक में हम आते जाएंगे और हर एक में आते जाएंगे। और साथ साथ क्या करना है, वैल्यू डालनी है यूज़र से लेकर के। तो यूज़र से लेने के लिए एक मेथड है हमारा नेक्स्ट इंट, इंटीजर वैल्यू लेने के लिए, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो हमने लिखा sc.nextInt, तो AI = sc.nextInt, इंटीजर वैल्यू लेगा और बारी बारी हर एक इंडेक्स में हम डाल देंगे, ठीक है। और ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में देनी है, यूज़र इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा। तो जब ये लूप हमारा पूरा चल गया तो मेरे एरे जो होगा ये पूरा एलिमेंट से भर चुका होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 दे दिया, 4 3 2 1, ठीक है। तो इस तरीके से इस लूप के बाद मेरा एरे भर चुका है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब उसके बाद मेरे को उसमें एलिमेंट सर्च करना है, तो एलिमेंट जो सर्च करना है वो मुझे यूज़र से लेना भी तो पड़ेगा। तो यूज़र से लेंगे वो एलिमेंट, तो एक लाइन लिख देंगे, एंटर द एलिमेंट विच यू वांट टू सर्च। तो यहाँ लिख दी हमने लाइन, system.out.println एंटर द एलिमेंट which you want to search।
अब ये लिखने के बाद हमें एलिमेंट लेना भी तो पड़ेगा, तो उसके लिए वेरिएबल बना रखा था ELE नाम का, इसमें लिख दिया sc.next int। वो एलिमेंट जो होगा जो यूज़र सर्च करना चाहता है वो इस ELE नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि क्या ये एलिमेंट हमारा जो एरे था वो एरे बना रखा था जो हमने, जिसमें एलिमेंट थे 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1, क्या इसमें प्रेजेंट है ये एलिमेंट या नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एलिमेंट अगर यूज़र ने 3 दिया तो प्रेजेंट है, तो वो कैसे पता करें, तो उसको हमें पता करना है बाइनरी सर्च के थ्रू। तो बाइनरी सर्च लगाने से पहले हमें 2 वेरिएबल जो है हमारे स्टार्ट और एंड, उनमें वैल्यू देनी पड़ती है, स्टार्टिंग वाली और एंड इंडेक्स की। स्टार्ट और एंड वाला वेरिएबल उसको वैल्यू भी तो देनी है कि स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स क्या है। तो स्टार्टिंग वाला तो 0 रहता है हमेशा, एंड वाला क्या है, एंड वाला इंडेक्स हमें क्या पता क्या है भाई, एन था साइज़ तो कुछ भी हो सकता है ना, एन साइज़ तो यूज़र देगा, तो हमें पता है जो एन की वैल्यू होगी जो यूज़र ने दी होगी, हमें इतना पता है आखिरी इंडेक्स उससे 1 नंबर कम होता है, n-1 होता है, मतलब कुछ भी जो साइज़ होता है एरे का आखिरी इंडेक्स उससे 1 नंबर कम होता है। तो एरे का जो साइज़ होता है उसे पता करने का तरीका ये होता है, एरे का नाम लिखो जो कि है यहाँ पर a.length लिखो, ये वेरिएबल होता है एरे का, हर एरे का वेरिएबल, हर एरे में ये वेरिएबल होता है जो उसकी लेंथ स्टोर करके रखता है। तो जैसे मैंने a.length लिखा तो ये मेरे को एरे का साइज़ दे देगा, एरे का साइज़ वही होगा जो n की वैल्यू होगी, ठीक है। n की वैल्यू यूज़र ने दी है ना कि साइज़ कितना है एरे का, तो वही सेम यहाँ पर a.length मेरे को देगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एंड इक्वल टू a.length -1 तो मेरे को आखिरी इंडेक्स मिल जाएगा, क्योंकि साइज़ से 1 नंबर कम आखिरी इंडेक्स होता है, तो आखिरी इंडेक्स मेरे को मिल गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये है मेरा एरे, यूज़र ने n की वैल्यू दी थी 5, ठीक, 5 दी तो 1 2 3 4 5 ब्लॉक बन गए मेमोरी में, लेकिन इंडेक्स 0 1 2 3 4 है, तो हमें दिख रहा है आखिरी इंडेक्स इस n से 1 नंबर कम है, 4 है ना। तो जो n की वैल्यू जैसे उसने 5 दी तो ये पता करने के लिए हम लिखते हैं a.length, एरे का नाम .length, तो एरे का नाम .length लिखा तो ये भी हमें यही वैल्यू देगा, कौन सी वैल्यू, जो उसका साइज़ है, ठीक है। और उससे 1 नंबर कम आखिरी इंडेक्स होता है तो हमने इसलिए वहाँ लिखा -1। यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर भैया आपने a.length -1 क्यों लिखा। आप यहाँ पर इसकी जगह जब आपको पता है कि साइज़ n है और a.length n ही होता है तो n-1 भी तो लिख सकते हो भाई, n साइज़ है जैसे 5 है तो आखिरी इंडेक्स उससे 1 नंबर कम होता है तो n-1 लिख दो सीधा। हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि एरे का जो लेंथ नाम का वेरिएबल है वो इसी काम के लिए तो बना है, तो यहाँ पर हम उसका यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मतलब क्यों कोई ऐसे काम करना कि मार्क्स कटने के चांस हो जाएँ, ठीक है, तो पूरा सेफ रह के चलो, तो इसलिए यहाँ पर वो लिखना, ठीक है। करने को ऐसे भी कर सकते हो। एक और चीज़ है उसका फ़ायदा ये होता है, जैसे कोई एग्जाम्पल मेरे पास बहुत बड़ा एरे आपको पहले से दे रखा है, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे कभी कोई एक एरे है, फॉर एग्जाम्पल b नाम का एक एरे है, एक कोई एरे बनाया जैसे int b फॉर एग्जांपल, अभी समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू, और ऐसे हमने स्टार्टिंग में वैल्यू एरे को कुछ एलिमेंट दे दिए जैसे 4 5 6 7 11 15 18 21, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट दिए हैं। तो अब आप इन एलिमेंटों का कैसे निकालोगे कि ये इसका साइज़ कितना है एरे का। यहाँ पर तो n दे रहे थे हम, तो हमें पता चल जा रहा था। कोई छोटा एरे होगा आप काउंट करके पता कर लोगे कि आखिरी इंडेक्स क्या है। तो कोई ऐसा एरे है जैसे ये इस टाइप का एरे है, ऐसी और मान लो इसमें और एलिमेंट हैं बहुत सारे, तो क्या काउंट करते रहोगे। ऐसे अगर इसमें 100-150 एलिमेंट होंगे तो आप क्या काउंट करते रहोगे कि क्या है। तो उस समय n का तो हम यूज़ कर नहीं सकते, n तो कुछ है नहीं वहाँ, तो तब हम a जैसे ये है तो इसका निकालेंगे अगर आखिरी इंडेक्स, तो क्या लिखेंगे b.length -1, ठीक है। तो तब ये यूज़ में आता है। पर लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 तरीके हो रहे हैं करने के, तो इसलिए हम वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप निकालना इसी से a.length -1 वाले तरीके से, ठीक है। तो ये करके मेरे को इसका आखिरी इंडेक्स मिल जाएगा अपने एरे का, ठीक। अब मेरे को आखिरी इंडेक्स मिल चुका है, मेरे को स्टार्टिंग का इंडेक्स मिल चुका है, मिड निकालना है। मिड हमारा याद रखना हमेशा लूप के अंदर हम निकालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मिड चेंज होता रहता है, हमारा मिड वैल्यू चेंज होती रहती है बाइनरी सर्च में। तो यहाँ तक हो गया है, तो अब हम लगाएंगे मेन बाइनरी सर्च, तो लगाया वाइल लूप, वाइल कंडीशन तो वही रहेगी, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। देखो चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो एलिमेंट या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ये 2 तरीके हो सकते हैं सॉर्टिंग में। मतलब पहले से जब सॉर्टेड मिलेगा एरे तो या तो असेंडिंग में होगा डिसेंडिंग में होगा, ठीक है। आपको नहीं करना होगा क्योंकि सॉर्टिंग सिलेबस में नहीं है, तो पहले से मिलेगा। तो वाइल में कोई चेंज नहीं आता, जो अंदर इफ़ लगाते हैं हम, इफ़ और एल्स इफ, उनमें चेंज आता है। तो लिखा वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, जब तक ऐसा रहेगा तो लूप चलाते जाओ। अब लूप के अंदर करना क्या है, सबसे पहला काम तो होता है मिड निकालना। मिड क्या होता है, स्टार्ट और एंड को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, ये तो हो गया मिड, ठीक है। मिड निकालने के बाद फिर हम चेक करते हैं इफ़ अगर वो एलिमेंट जो यूज़र ने दिया था अगर वो एरे के मिड वाली पोजीशन से मिलता है। एरे फॉर एग्जांपल ये था, एलिमेंट है 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4, तो इसका मिड क्या होगा, स्टार्टिंग का ये है एंड का ये है, जोड़ो
0 + 4 4, उसका आधा करो, कितना आया 2। इसके लिए मिड बनेगा 2, ठीक है, मिड बना 2। तो ये जो मेरा बना ऐसा बना, ए ब्रैकेट में मिड क्या है, मिड तो है 2, तो ए का 2 मतलब ए एरे के सेकंड इंडेक्स में कौन है 3। तो कंपेयर होगा कि क्या मेरा 3 इक्वल है एलिमेंट के। तो अभी मान लेता हूँ एलिमेंट भी 3 दिया, इक्वल हो गया। फॉर एग्जांपल एलिमेंट भी 3 था तो इक्वल हो गया। तो तब मुझे क्या करना है, मुझे उसका इंडेक्स रख देना है इस वाले वेरिएबल में संभाल के। तो इंडेक्स क्या है उसका, मिड में जो वैल्यू है वही तो उसका इंडेक्स है। तो उसको मैंने इंडेक्स में रख दिया, जो वेरिएबल बनाया था स्टार्टिंग में जिसकी वैल्यू -1 थी, तो उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा मिड से और यहाँ पर लूप ब्रेक कर दूंगा। मतलब काम हो गया, पूरा मिल गया एलिमेंट, बात खत्म। ऐसा अगर नहीं होता, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तब हमारा चलेगा एल्स इफ़। तो एल्स इफ़ में क्या करेंगे, तो एल्स इफ़ अगर ऐसा नहीं है तो या तो ये हो सकता है एलिमेंट मेरा छोटा हो जाए इस मिड वाले से। अब बड़े ध्यान से देखना, देखो पूरा बाइनरी सर्च जो मेरा, ये जो बाइनरी सर्च है हमारा, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, सब कुछ सेम रहता है। बस ये एल्स इफ़ जो आखिरी का एल्स इफ़ और एक एल्स होता है ना, उसके अंदर जो स्टार्ट और मिड हम स्टार्ट और एंड निकालते हैं, बस उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। तो उसको समझ लेना, क्योंकि पेपर में भाई कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। अभी तक जैसे मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर में असेंडिंग ऑर्डर में आए, तो क्या पता इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में आकर तुम लोग फंस जाओगे उसमें। तो इसलिए समझना है यहाँ पर बड़े ध्यान से। देखो अगर एलिमेंट एरे के मिड वाले से छोटा है, तो अगर एलिमेंट एरे के मिड वाले से छोटा है, मतलब एरे के मिड में 3 है एलिमेंट, और जो फॉर एग्जांपल एरे के मिड में 3 है वैल्यू, और एलिमेंट की वैल्यू अगर 1 है, तो 1 3 से छोटा है ना, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना। देखो एलिमेंट क्या है 1, क्या है एरे के मिड, एरे का मिड मतलब A2, तो A2 पे कौन है 3, तो क्या 1 3 से छोटा है, हाँ छोटा है। तो जब असेंडिंग ऑर्डर वाले में हम क्या करते थे, जब छोटा होता था तो हम राइट साइड वाले को और इसको छोड़ के लेफ्ट साइड वाले एरे को लेते थे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड में होगी, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में छोटी इधर होती है और बड़ी उधर को होती है वैल्यू, ठीक है। लेकिन यह उल्टा है डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी वैल्यू उधर होती है, सबसे छोटी उधर को होती है। तो अगर मेरा जो ये एलिमेंट ये छोटा हो गया इससे, तो मैं लेफ्ट साइड वाले पे को छोड़ दूंगा, राइट साइड वाले को लूँगा। बात समझ में आ रही ना। देखो मेरा एलिमेंट इससे छोटा हो गया ना, मैंने एरे में जो एलिमेंट मेरे को सर्च करवाना है वो 1 था, और वो मिड वाला जो 3 है उससे छोटा है। तो अब लेफ्ट में नहीं देखेंगे, अब हम राइट में देखेंगे, क्योंकि छोटा हो गया तो छोटे वाले एलिमेंट उस तरफ है, इतना सा अंतर है, तो उस तरफ है। मतलब मेरे को अब जो बाइनरी सर्च लगानी होगी वो इतने पोर्शन में लगानी होगी, इस एरे में। तो इस एरे में लगाऊंगा तो पता कैसे करेंगे कि ये एरे कितना है। तो देखो इसका एंडिंग का इंडेक्स तो सेम है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, स्टार्टिंग का इंडेक्स मिड से 1 ज़्यादा हो जाएगा। तो सिर्फ हम यहाँ पर ये लिख देंगे, स्टार्ट हो जाएगा मिड से 1 ज़्यादा, मतलब मिड +1। बात समझ में आ रही ना। असेंडिंग ऑर्डर वाले में हमने यहाँ पर स्टार्ट को चेंज नहीं करा था, यहाँ पर एंड को करा था हमने मिड -1। यहाँ पर स्टार्ट को कर रहे हैं हम चेंज, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर वाले सॉर्टेड एक एरे में लग रही है। अंतर समझ में आ रहा है। अगर डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। आखिरी अगर ये नहीं चला, एलिमेंट छोटा नहीं हुआ तो बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो एल्स लिखा हमने, ठीक है। उसमें कोई कंडीशन बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एल्स लिखा। एल्स अगर एलिमेंट बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को सर्च करना था 4, तो चेक होगा कि क्या 4 छोटा है इससे, तो 4 छोटा तो नहीं होता, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। फिर अगली वाली चेक होगी एल, तो अगला वाला चलेगा एल्स वाला, क्योंकि भाई अगर छोटा नहीं है और ऊपर देखा था बराबर भी नहीं था, तो सीधी सी बात है ये 4 क्या होगा, बड़ा होगा। तो 4 3 से बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है 4 मेरे 3 से बड़ा है, मिड वाले से बड़ा है, तो बताओ मेरे को कौन से वाले पोर्शन में अपनी बाइनरी सर्च लगानी है, लेफ्ट वाले की राइट वाले एरे में। 3 से बड़ा है 4, तो आगे वाले और इस वाले पे तो मेरे को कोई ध्यान ही नहीं देना, मेरे को पीछे वाले में लगानी है, पीछे वाले में, ठीक है। यही होता है बाइनरी सर्च में, हर बार हम 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं और जिसमें हमें लगता है एलिमेंट है उस वाले में बाइनरी सर्च फिर से लगाते हैं। तो पीछे वाले में लगानी है, लेकिन पीछे वाला पता कैसे करूँ। देखो स्टार्टिंग इंडेक्स तो सेम ही है, 0 ही है, एंड वाला इंडेक्स मिड से 1 कम हो गया है, तो पीछे वाले में मिड से 1 कम हो गया है, एंड वाला इंडेक्स, तो एल्स में लिखूंगा एंड इक्वल टू मिड से 1 कम, मतलब मिड -1। समझ में आ रही ना बात। एंड वाला इंडेक्स चेंज हो गया ना, मिड से 1 कम हो गया, स्टार्टिंग का तो वही है, तो स्टार्टिंग वाले को क्यों चेंज करूँ जब सेम है। तो एंड वाले को लिखा मिड -1। तो इतनी सी चीज़ है बस, अंतर समझ में आ रहा। असेंडिंग ऑर्डर में बस यहाँ पर चेंज आता है। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हम अगर एलिमेंट छोटा हो जाता है तो हम लेफ्ट साइड वाले पे ध्यान देते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर वाला अगर लगा रहा होता मैं, तो तब मैं स्टार्ट वाले को चेंज नहीं करता, तब मैं एंड वाले को क्या करता, मिड -1। अगर असेंडिंग ऑर्डर वाला होता ना, तो यहाँ पर मैं लिखता एंड इक्वल टू मिड -1, और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला है तो लिखा है स्टार्ट इक्वल टू मिड +1। बस इतना सा अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है इसमें। और अगर ये नहीं करा तो पूरा गलत है फिर। तो ये 2 लाइन का हेर फेर है, इसको याद कर लेना या समझ लेना, वैसे समझोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और आखिरी में अगर असेंडिंग ऑर्डर में होता ये वाला, तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर एलिमेंट बड़ा होता तो तब हम राइट साइड वाले में देखते हैं, ठीक है।
राइट साइड वाले में देखते हैं, तो राइट साइड वाले में अगर देखेंगे तो स्टार्ट वाला मिड से एक बड़ा हो जाता है, एंड वाला तो सेम रहेगा। तो तब मैं यहाँ लिखता स्टार्ट वाला मिड से एक बड़ा मतलब मिड प्लस 1, एंड वाले में कोई चेंज नहीं करता, लेकिन यहाँ पर एंड वाले में करा है क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा एरे सॉर्टेड है। अंतर समझ में आ रहा? तो बस ये 2 लाइन का चेंज है। अगर ये 2 लाइन लिख दी तो मतलब आप बाइनरी सर्च लगा रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे में, अगर ये 2 लाइन लिखी हैं तो मतलब आप बाइनरी सर्च लगा रहे हो डिसेंडिंग ऑर्डर वाले एक एरे में, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट नहीं करना, क्योंकि सॉर्टिंग हमारे कोर्स में नहीं है, तो पहले से आपके पास एरे आएगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा क्वेश्चन में, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है बाइनरी सर्च का जो कोड है वो यहाँ पर खत्म हो गया, वाइल लूप यहाँ पर एंड हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? अब इसके बाद मुझे बस प्रिंट करवाना है। तो इफ़ अगर इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब एलिमेंट मिलेगा तब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमने -1 ले रखा है। तो मुझे क्या करना है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एलिमेंट फाउंड, एलिमेंट कौन सा एलिमेंट? जो ELE में है, ELE में फाउंड एट इंडेक्स, और इंडेक्स की वैल्यू इंडेक्स नाम के वेरिएबल में है, तो वहाँ से हमें मिल जाएगी। ये हो गया। और एल्स तब चलेगा अगर एलिमेंट नहीं मिला होगा। तो एलिमेंट नहीं मिला होगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नो सच एलिमेंट, नो सच एलिमेंट, ठीक है। तो ये है हमारा कोड बाइनरी सर्च का, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है मुझसे पूछ लेना कमेंट करके। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।